वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस वीकेंड पर लगाया जाने वाला जो लॉकडाउन था इंतहाई सख्त किस्म का था, जिसकी वजह से कहीं आना जाना तो वह मुश्किल ही हो सकता है। इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने घर वालों को खूब वक्त भी दिया होगा, घर वालों को टाइम दिया करें, कुछ उनकी सुना करें, कुछ अपनी सुनाया करें, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है। और वैसे भी दिल की बात कह ही देनी चाहिए। सच कहना और हकाइक बयान करना भी किसी नेकी से कम नहीं है। सच कहने, सुनने, लिखने वालों की लिए आज का दिन खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम आज़ादी सहाफ़त मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर सहाफ़ती आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ ऐसे इक़दाम का हसूल भी है जिसमें आज़ादी सहाफ़त में पेश आने वाली मुश्किलात और रुकावटों का सद्देबाब भी किया जा सके। इस दिन तमाम सहाफ़ी अपने पेशावराना फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी और हक गोई बेबाकी के साथ जारी रखने का अज़्म दोहराते हैं। तो जनाब, आप सच कहने और सुनने की आदत भी अपनाएं। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ मोहलिक वायरस के हवाले से, जिसने हमारी जिंदगियों से खुशियां छीन ली और पूरी दुनिया को एक शशोपंच और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रखा है। जैसे जैसे वक्त गुजर आए, मोहलिक वायरस मजीद खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ इक़साम सामने आने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान की बात की जाए तो सिंध के बाद वफाकी सतह पर भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दो मजीद नई इक़साम की तस्दीक हुई है। ये दो नई इक़साम अफ्रीकी और ब्राज़ीली कोरोना वायरस की है। वायरस की नई इक़साम कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज से 40 साल से ज़ायद उम्र अफराद को वैक्सीन लगने के अमल का भी आगाज़ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो इस मोहलिक वायरस के खिलाफ महाज संभाले हुए हैं और इनकी खिदमात की बदौलत उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस बरतानिया की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। प्रोफेसर जावेद अकरम ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और शो में खुश आमदीद भी सर आपको कहते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारकबाद हम लोगों की तरफ से कि आपने ये एजाज़ हासिल किया है और आप पाकिस्तान के पहले डॉक्टर हैं जो उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। सर, कोरोना की अगर बात की जाए तो आज से 40 से 50 साल की जो उम्र के अफराद हैं उनको वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है, लेकिन कोरोना चंद माह के बच्चों से लेकर 80 साल का जो मर्द है या कोई भी अफराद है उसको हो रहा है, लाहक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी बहुत सफ़र बाकी है हमारा कोरोना फ्री होने में। बहुत शुक्रिया मुनीबा फॉर योर आपकी विशेस को। जैसे आपने कहा कि देखें, कोरोना को ये समझना कि ये कोई फलजट झपकते ख़त्म हो जाएगी या कोई चंद हफ्तों या महीनों में ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा नहीं ख्याल कोई अक्ल का तकाजा होगा। ये पहले भी बहुत दफ़ा बात हुई कि ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लॉन्ग हॉल बैटल होगी और ये अगर हम 5 साल में भी इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे तो बहुत ही हमारी खुशकिस्मती होगी। अच्छा। क्योंकि ये देखें, एक RNA वायरस है और वुहान से शुरू हुई 2019 की दिसंबर में और वुहान से ये स्विच होके हॉर्सशू बैट से इंसान में आ गई और इंसान से बाद में इंसानों से एक दूसरे को मुंतकिल होती गई और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। और ये बहुत बड़ी साइज़ की वायरियन, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है। और इसकी जो म्यूटेशंस हैं या जो अपनी साख्त को तब्दील ये कर सकेगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमारे ख़िलाफ़, ठीक है, तो वो 39,000 दफ़ा इसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो अभी तो कोई 140 के करीब तब्दीलियाँ आई हैं और अल्लाह का शुक्र है ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ उस लिहाज से नहीं हैं। ठीक है। और इसकी वजह से ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में भी, कि कई किस्म के स्ट्रेन हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 9 किस्म के स्ट्रेन हैं। अच्छा। ऑलरेडी हमारे अपने डोमेस्टिक जो हमें ईरान से मिले थे, ईरानियन स्ट्रेन, क्योंकि ईरान से ये एंटर हुई थी पाकिस्तान में, वो स्ट्रेन है। और फिर विद इन पाकिस्तान KPK स्ट्रेन है, GB स्ट्रेन है, पंजाब का है और सिंध का है स्ट्रेन। ठीक है। और अब जो रिसेंटली B117 जो UK से आया वेरिएंट, उसमें 17 एकदम वेरिएशंस आई इसकी साख्त में। अच्छा। और 2 म्यूटेशंस आई
और फिर उसके बाद ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जिसको हम 501Y कहते हैं। और अब जो डेंजर है वो ये है कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इंडिया में हुआ अभी रिसेंटली। वो ड्यूअल म्यूटेशंस इकट्ठी आ गई, तो वो अभी तक शुक्र है लाहौर में नहीं देखा गया। जो हम देख रहे हैं वो प्रीडोमिनेंटली B117 है, जो यूके स्ट्रेन है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं NGS की सीक्वेंसिंग इसको देखने के लिए, जो हम लोग काफ़ी देर से इसको कर रहे हैं। और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके देखने और सुनने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी इसकी तब्दीलियाँ आई हैं, वो जो इसके ऊपर कांटे हैं जो वायरस के ऊपर, उसमें आई हैं, जिसका मतलब है स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं। तो स्पाइक प्रोटीन्स की अहमियत यह है कि जब सांस के ज़रिए ये वायरस हमारे जिस्म में जाती है तो वही अटैचमेंट करती है आपकी ह्यूमन बॉडी को फेफड़ों में। ACE2 रिसेप्टर्स जो ह्यूमंस में होते हैं, उनको जब ये लगती है तो फिर ये बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स में दाखिल होती है और फिर वहाँ पे खराबी पैदा करती है। ठीक है। और पहले ये था कि बच्चों के क्योंकि इतने रिसेप्टर्स हैं नहीं, इमैच्योर से रिसेप्टर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उनको नहीं लग रही थी। अब जब ये साख्त बदली, B117 और बाकी म्यूटेशंस आई, अब ये बच्चों को भी इफ़ेक्ट करती है, जैसे आपने अभी बताया कि छोटे चंद माह के बच्चों को भी। और दूसरी इसकी जो एक से दूसरे को लगने की अहलियत थी इस वायरस की, वो कोई डबल से भी बढ़ गई, 3 गुना तकरीबन हो चुकी है। और जो तीसरी तशवीशनाक चीज़ वो ये है कि इससे मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट भी बढ़ गया, और ये फेफड़ों को डैमेज करने की अहलियत इसकी, जो पहले कोई 7 से 9% लोगों को, फ़ीसद लोगों को अफेक्ट करती थी फेफड़ों को, अब ये कोई तकरीबन 30% लोगों को, जिसमें बॉडी में एंटर होती है। जी हाँ, तो और इसमें फिर ज़ाहिर है मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए देखें ये चीज़ें तो होती रहेंगी। जैसे मैंने कहा कि 39,000 टाइम्स ये म्यूटेट कर सकती है पॉसिबल। तो इनको रोकना तो इंसान के बस में नहीं है, कोई साइंस नहीं रोक सकेगी, अल्लाह ताला ही रोक सकेंगे। हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं इस मुबारक महीने में। लेकिन दूसरा अमल ये है कि हमें एहतियात उतनी ज़्यादा कर देनी चाहिए जितनी इसने अपनी ऑफेंस ज़्यादा की है, हमारी डिफेंस उतनी ज़्यादा। लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे अनफॉर्चुनेटली। आगे ही पहले ही बहुत मिनिमम सी हम एहतियात कर रहे थे, वो भी अब उसी तरह ही है, उससे हमने बढ़ाई नहीं। तो हमें अपनी डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अक्ल का तकाजा यही है कि अगर उसने अपने आप को तब्दील किया तो हमें भी तब्दील करना पड़ेगा अपने आप और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाने के लिए। क्या आपको लग रहा है सर, जिस तरह हम लोग बाजारों में रश देख रहे हैं, और अगर किसी हम लोग रमज़ान बाजार में चले जाएं, किसी भी बाजार में चले जाएं, जिस तरह वहाँ पर रश है, सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, तो लोगों का रवैया तो अभी तक वैसा ही है? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये रमज़ान का बहुत मुबारक महीना है, और ये इसार का महीना है, और ये कुर्बानी का महीना है। ज़ाहिर है हम कुर्बानी देते हैं जब कुछ खाते पीते नहीं हैं, 18 घंटे हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो सबसे बड़ी कुर्बानी तो ये होगी कि जो लोगों की ज़िंदगी उस कुर्बानी से बच जाए, किसी एक की भी, क्योंकि एक की भी अगर हमने ज़िंदगी बचा ली तो इंसानियत बचा ली, हमारा दीन का हिस्सा है। तो इसलिए इस वक्त तो भरपूर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम कई लाखों हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दे रहे, हम अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देने के में पड़ गए हैं। और देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये रमज़ान सादगी से कर लें, खजूर से और खाना खा के कर लें, और सुबह नाश्ता जो है वो सहर के वक्त कर दें। वैसे भी ज़्यादा हेल्दी है, आपका वज़न भी ठीक रहेगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर आप ये करेंगे। अगर आप समोसे, पकौड़े, दही बड़ों के बग़ैर, मेरा ख्याल है कोई इफ्तारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे माशरे में, और लाल पीले शरबतों के बगैर, जो कि सब मुज़रे सेहत हैं, इंतहाई मुज़रे सेहत हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको एक रहमतों वाला महीना दिया है, उसको आपने रहमतों वाला महीना बना लेते हैं। आपकी शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, वज़न, तकरीबन सब कुछ बढ़ जाता है, सब कुछ खराबी की तरफ चला जाता है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे साल के लिए अपने बॉडी को शेप इन कर लें और डिफेंस अपना बेहतर कर लें। लेकिन समहाउ अगर आपने ये खाना भी है तो घर पे भी ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप देखें, जब आप अफ्तारी के करीब देखते हैं, इतना जमे गफ़ीर होता है इन दही बड़े और समोसे पकौड़े वालों के पास, ऐसे ही है। तो उधर कोई उस वक़्त SOPs का नहीं होता। फिर इसी तरह क्योंकि ईद आ रही है तो लोगों को चाहिए कि वो ये ईद ज़्यादा सादगी से करें।
अगर बच्चे को समझा दिया जाए कि वो पुरानी जूती से ईद कर ले तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ज़िंदा रहेगा, आप ज़िंदा रहेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ईदें ज़िंदगी में आएंगी जिसमें आप नए कपड़े, नए जूते लेके कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर जो है लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मजीद 10 सेंटर्स जो हैं वो फ़ाल किए जा रहे हैं, तो क्या आप कोरोना वैक्सीन लगाने के हवाले से जो इंतज़ामिया के फैसले हैं उससे मुतमईन हैं और जिस तरह महकमा सेहत और कमिश्नर काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल में कि बहुत अच्छा काम हो रहा है लाहौर में और इंशाल्लाह आगे ये और बेहतर होगा। ज़ाहिर है हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं। 22 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, तो हमारा जो टारगेट है वो 15.5 करोड़ का है, वो कोई छोटा टारगेट नहीं है। अब कोई तकरीबन 78,000 कल लगी हैं वैक्सीन लाहौर में, जो कि अच्छा नंबर है और आई एम श्योर कि ये पिकअप करके 2 लाख तक चला जाएगा, जिस तरह सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं और अब लोअर एज ब्रैकेट को भी लगाई जा रही है, यानी 50 साल से नीचे वालों को। तो ये अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है पंजाब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा है। पंजाब में जो इसकी वैक्सीनेशन रेट है वो ज़्यादा बेहतर है। बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ 1% से भी कम को अभी लगी है। सिंध भी इतना कोई बेहतर नहीं है और KP के भी इतना बेहतर नहीं है। असल में समझना ये चाहिए कि अगर हम खाली लाहौर को लगा लेंगे और बाकी शहरों को छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि लोग ट्रैवल करेंगे तो ट्रांसमिशन नहीं रुकेगी। हाँ। मैं तो ये समझता हूँ जब तक पूरी दुनिया के 7 अरब लोगों में से आप 75% को नहीं लगाएंगे ये बीमारी नहीं रुकने वाली। हर्ड इम्यूनिटी आप क्रिएट कर भी लेंगे ना एक एरिया में, तो वो वल्नरेबल रहेगी जब तक आप पूरा मुल्क और पूरा खिता और पूरा दुनिया को नहीं करते। इसीलिए तो जो अमीर मुल्कों ने एक कंसोर्शियम बनाया जिसको कोवैक्स कहते हैं, वो उन्होंने कोई हम पे एहसान नहीं किया गरीब मुल्कों पे। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, ऑल्दो वहाँ इजराइल में या UK में ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, लेकिन उनको पता है कि अगर इन मुल्कों में ये रहेगी बीमारी तो किसी वक्त भी आउटब्रेक वहाँ होती रहेगी। इसलिए ये बेहतर तो ये होगा कि तमाम सूबे, तमाम शहर इकट्ठे चलें, फिर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो सर हमने यहाँ देखा है कि अब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए साइनोफॉर्म और साइनोवैक लग रही है, तो क्या ये नई तर्ज के वायरस से निपटने के लिए मौसर है? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त ZF 2001 पे ट्रायल्स कर रही है। पहले हमने किया कैंसाइनो पे और उसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं हर सैंपल पे जो हम लेते हैं RT-PCR के। अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं मिली चीज़ के हम कहें कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये जितनी वैक्सीन हैं ये अभी तक इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 1% 2% म्यूटेशंस हैं, उतनी म्यूटेशंस नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ये ख़तरा रहेगा कि अगर ये वायरस बहुत ज़्यादा, इसको हमने ख़त्म जल्द ना किया तो ये म्यूटेट करती जाएगी। इसको म्यूटेशन रोक नहीं सकेंगे आप, ये इसका एक नेचर है, इसका अमल है कि ये वायरस म्यूटेट करेगी जब भी मल्टीप्लाई करेगी। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना फ़ाल हो जाए कि लोकल ट्रांसमिशन रुक जाए और हम वाकई ही नियो नॉर्मल से नॉर्मल में चले जाएं। जो हम वाकई ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो गुजार सकें। लेकिन हमें इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि इसको हम जितनी जल्दी इसका किला कुमा करेंगे उतना ही बेहतर है, वरना ये म्यूटेशंस आती रहेंगी और हमें नई वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ZF 2001 जो है वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसके किस तरह के जो ट्रायल है वो कितने कामयाब जा रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 डोज वैक्सीन है और वो 3 डोजेज इसीलिए हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक प्राइम करती है। कोई भी मेरा ख्याल है वैक्सीन ऐसी नहीं होगी कि वो ज़िंदगी में आप एक दफ़ा लगाएं और वो पूरी ज़िंदगी आपको कवर करे। हमें ये वैक्सीन चाहे आप 2 डोज़ की लगा रहे हैं या 1 डोज़ की, किसी न किसी वक्त दोबारा लगानी पड़ेगी। अच्छा। ट्रिपल डोज वैक्सीन का ये फ़ायदा है कि इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग होगी और क्योंकि ये एक सेल बेस्ड वैक्सीन है इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, बहुत वेल टॉलरेटेड है। हमारे पास हम 3000 के करीब पहुँच गए हैं और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। अभी हम क्योंकि तीसरी डोज तक पहुंच गए हैं, क्योंकि 3 माह हो गए, शुरू भी आपके प्रोग्राम से ही हमने ऐलान किया था, तो अब जब तीसरी डोजेज़ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। और जो हमने देखा, क्योंकि हम इसमें NGS और सिक्वेंसिंग भी कर रहे हैं,
कि जितनी ये म्यूटेशंस हैं लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो B117 है, चाहे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, चाहे ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, उनको ये बड़े फाल तरीके से कवर कर रही है। ठीक है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब साइंसदान या डॉक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि हम नई से नई वैक्सीन आती रहें, जो लेटेस्ट जो भी सूरत हाल बनती है उनके अगेंस्ट भी फाल रहें। तो इसलिए हमें ये बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को बचा के रखें। ये जो हजूम अभी आपने दिखाया इस किस्म के, अब देखें हमारे रोल मॉडल जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं वो ये करेंगे और वो गले मिलेंगे लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, चाहे कुछ भी है। ऐसे ही है। इन्होंने रोल मॉडल इस चीज़ में भी बनना है कि हम जिंदगी एक दूसरे की कैसी बचा सकें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जान अल्लाह ताला ने दी है और ये बहुत कीमती चीज़ है सबकी। बिल्कुल। तो अगर कोई इनको फॉलो कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी को बचाना भी, कोशिश करना भी इनके ही फर्ज, हमारे लिए ही, हमारे पे ही फर्ज करता है कि हम एक दूसरे की जिंदगियों को बचाएं। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा SOPs का ख्याल रखिए, क्योंकि जो तीसरी लहर है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अगर इस दफ़ा आप ईद के कपड़े नहीं लेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। यह वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत हमारा लाइफस्टाइल ही अक्सर बदल कर रह गया। नौजवान नस्ल में भी तफरी के अंदाज बदल गए हैं। खेल के मैदानों की जगह मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने ले लिया। नौजवान नस्ल में वीडियो गेमिंग का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वीडियो गेम्स जहां बच्चों की मुशाहदाती और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने का एक मौसर जरिया समझी जाती हैं, वहीं पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स बच्चों में जहनी और नफ्सियाती मसाइल भी पैदा कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो गेम PUBG दुनिया भर में सैकड़ों नौजवानों की जानें निकल चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते चिनाब नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां गेम के जुनून में पागल नौजवान ट्रेन की पटरी पर गेम खेल रहा था कि ट्रेन की जद में आकर दम तोड़ गया। इससे पहले भी हमने देखा कि शेराकोट लाहौर में एक PUBG गेम्स के शौकीन लड़के ने PUBG स्टाइल में अपने ही घर वालों और मोहल्लेदारों पर फायरिंग की, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां भी चली गई। शुरू में वालिदैन बच्चों के शौक की तकमील के लिए ये सब सहूलतें उन्हें खुद मुहैया करते हैं, और जब बच्चों को इसकी लत लग जाती है तो खुद परेशान हो जाते हैं। वीडियो गेम्स बच्चों में क्या जहनी और नफ्सियाती असरात मुरतब करती है और इसमें वालिदैन का कितना अहम किरदार है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं अबिहा शलू। अबिहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अबिहा, हम देख रहे हैं कि PUBG नौजवानों में इस तरह तारी हो चुकी है कि ना उन्हें कोई खाने पीने का होश है और ना ही उन्हें किसी और चीज़ का होश है। जिस तरह मैं बता भी रही थी कि एक बंदा ट्रेन की जद में आकर अपनी उसने जान गंवा बैठा है, तो वो गेम से खुदकुशियां भी हो रही हैं, ये सारे वाकयात भी हमारे सामने भी हो रहे हैं। तो क्यों हम इस गेम से इतना कह लें कि अटैच हो गए हुए हैं? मुनीबा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैराथन रेस होती है तो मैराथन गेमिंग चल रही है। आपको पता है कि लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें होता यह है कि मैराथन गेमिंग का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल एक ही जगह पे बैठ के घंटों के हिसाब से खाए पिए बगैर एक ही लोकेशन पे बैठ के विदाउट एनी मूवमेंट गेम खेलता रहता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन तो खराब होती है, लाइक उसकी बॉडी में स्टिफनेस भी होगी, इरिटेबिलिटी भी होगी, आपकी टांगे सो जाती हैं। देयर इज अ मेडिकल टर्म गेमिंग थ्रोम्बोसिस, जिसमें होता है कि बैठे बैठे आपकी टांगों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं आपके हार्ट की तरफ या आपके लंग्स की तरफ। ये एक फिजिकल कंडीशन है। अच्छा। और क्योंकि आप एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट उस तरह नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो आप खा नहीं रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पे है, और स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है उतना ही डेंजरस होता है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे जिनको पेरेंट्स, मैं मानती हूँ पेरेंटिंग भी बहुत मुश्किल है, ये नहीं है कि पेरेंट्स ही बहुत बुरे हैं, बिल्कुल इतना आसान काम नहीं है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को एक मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हम अपने काम जरा मैनेज कर लें। Exactly. तो ये बच्चा जो है फोन देख ले, गेम्स खेल ले,
उस स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिस्टिक हो रहे हैं बच्चे, आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा, हाँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर आप पबजी की अगर मैं बात करूं, पबजी में एग्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली। एक बच्चा अगर 8 घंटे सिर्फ एग्रेसिव चीज देख रहा है, हाँ, तो वो प्रैक्टिस भी एग्रेसिव चीज ही करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले आप एग्जांपल दे रही थी कि अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है, उस इंडिविजुअल ने अपने घर वालों पे और मोहल्ले वालों पे फायरिंग की, हाँ। तो वो जब एक दिन में 18 घंटे 12 घंटे मैराथन क्या होती है, 7 घंटे के लिए आपने 24 दिन भागना होता है, हाँ। ये एक गेम होती है जो कि बड़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है, बिल्कुल। तो मैराथन गेमिंग अगर वो कर रहा है पबजी पे या किसी भी एग्रेसिव गेम पे, तो क्या होगा कि वो उसमें ढलना शुरू हो जाएगा। आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप, वो कहते हैं अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो यू आर मोर पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप एंग्री हो जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस चीज के साथ ज्यादा वक्त गुजर है, आपकी एटीट्यूड, आपके बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली उस चीज की तरह मॉडिफाई हो रहे हैं। फिर सुसाइड की आपने बात की, तो सुसाइड में एक कंसेप्ट है कॉपी कैट सुसाइड। अच्छा, उसमें क्या करते हैं कि गेम्स में जैसे कुछ सीजन ऐसे आते हैं, हमारे नेटफ्लिक्स पे बहुत से सीजन है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सी जगह पूरे मतलब दुनिया में दिखाया जा रहा है कि सुसाइड्स के ये तरीके हैं, इस तरह किसी को मर्डर कर सकते हो। तो लोग इंस्पायर होके, स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, हमारे जो वीक इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंस्पायर होके उस चीज को कॉपी करते हैं और उसे कहते हैं कॉपी कैट सुसाइड। तो ये जो आप एग्जांपल दे रही थी, जिसने फायरिंग की अपने मोहल्ले वालों पे और घर वालों पे, उसने कॉपी किया है पबजी को। अच्छा, और उसी तरीके से उसने सब इंडिविजुअल्स को मार लिया, उसमें कोई गिल्ट नहीं है, उसमें कोई रिमोर्स नहीं है। दैट मीन्स वो मेंटली इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि वो उसने एक इतना बड़ा क्राइम कर दिया, उसने अपने लव्ड वंस की जानें ले ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस गेम की वजह से, इस गेम का कुछ टेक्सचर ऐसा है कि आपको स्मॉल टॉक्स होती हैं, छोटी छोटी बात करनी होती है, फिर फायरिंग करनी होती है और आपको अपना टारगेट अचीव करना होता है। लॉकडाउन में अभी हम सारे कितने फारिग थे, एग्जैक्टली, तो हम क्या करते थे, हम मोबाइल फोन्स के साथ बहुत ज्यादा स्टिक रहते थे। बिल्कुल। उसमें क्या था कि पबजी के अलावा और भी बहुत सी गेम्स जो अग्रेसिव गेम्स हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, उन पे हम लग गए। जैसे कैंडी क्रश में भी खेलती होती थी, तो वो बड़ी मोनोटोनस सी गेम है, उसमें कुछ इतना डिफरेंट नहीं है। लेकिन जब वो आप लेवल अचीव कर लेते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, एग्जैक्टली, ओहो हमने तो कुछ अचीव कर लिया ना। तो ये जब वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी बात कर रहा है कोई आपके साथ आपकी गेम में, आपको बार बार कह रहा है अब इसको मारो, ये करो, तो एक छोटे से लफ्ज का आपके इस दिमाग पे कितना बड़ा इम्पैक्ट। नहीं, तो अभी क्या आपको लगता है कि क्या हमारे आसपास या हमारे पास अब उतना टाइम नहीं रहा कि हम किसी और एक्टिविटी में अपनी एनर्जी या अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकें, या ये हम लोग इसमें इतना इंडल्ज हो गए हैं कि हम इससे निकल कर कुछ और देख ही नहीं पा रहे? नहीं मुनीबा, लॉकडाउन की सिचुएशन में तो मैं मानती हूँ कि हम कहते हैं ना नोवेल वायरस है, तो इसी तरह गेमिंग इंडस्ट्री ने क्या किया कि इन्होंने नोवेल गेम्स बना दी। अच्छा, आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया, वो प्लेजर डाल दिया। आप कोई गेम खेलते हो, उसमें आपको प्लेजर मिलना शुरू हो गया, ठीक है, जिस चीज से आपको प्लेजर मिलता है आप उसकी तरफ भागते हो। लेकिन उस प्लेजर के बाद जब आप देखते हो ना, मैंने 8-9 घंटे इस गेम पे जाया कर लिए हैं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, मैं सो नहीं सका, तो प्लेजर के बाद एक गिल्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उस गिल्ट के बाद आप कोशिश करते हो, 2 तरह के लोग होते हैं एडिक्टेड। एक तो कहते हैं कि हमने फौरन छोड़ देना, हाँ, वो अपने दिमाग को बनाते हैं, समझाते हैं कि भाई इसके ये अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, मैंने फौरन छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेजर के बाद जब वो गिल्ट आती है तो पेन साथ लेके आती है, हाँ, तो अपने आप को जब पेन मिलती है ना, और दूसरे तरह के लोग ये होते हैं, वो कहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम कम करेंगे और ये गेम छोड़ देंगे या कोई भी एडिक्शन छोड़ देंगे। तो जो आहिस्ता आहिस्ता वाली चीज है ना, उसमें तकलीफ और ज्यादा होती जाती है, क्योंकि वो आपको मिल भी रही होती है ना थोड़ी थोड़ी। तो इस वजह से मतलब ये जो गेम्स है ना, इनका इम्पैक्ट बहुत इंक्रीज्ड है। हमारे पास सारी एक्टिविटीज अवेलेबल है, हर किसी के घर में छत भी है, हर किसी के पास टेरेस भी है, आपकी अपनी सोसाइटीज भी हैं, पार्क्स भी हैं। मैं मानती हूँ चले पार्क्स आपके बंद है तो आपके पास टेरेस है, गली में जाकर गली में अपनी सोसाइटी में एग्जैक्टली, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, हमारी अपनी तरफ से हम खुद को कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि हम सिर्फ पबजी में टारगेट दे रहे हैं, हम और कहीं टारगेट नहीं दे रहे। अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आजकल पेरेंटिंग का क्राइसिस आप देख लें, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, पैदा हो रहा है, कि हम देखते हैं कि वालिदैन शुरू में खुद ही बच्चों को वो सारी सहूलियात मुहैया करते हैं और अब वो परेशान भी हैं कि अब बच्चे उस चीज से पीछे ही नहीं हट रहे। तो फिर वालिदैन को, माँ बाप को क्या करना चाहिए, किस तरह सिखाएं वो? देखें,
हर चीज़ जो इत्तेदाल में होती है ना वो अच्छी होती है, कोई भी चीज़। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स को उनको मोबाइल फ़ोन घंटों के हिसाब से नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप 30 मिनट्स डिसाइड करें अपने दिन के, 10-10 मिनट के लिए बच्चे को फ़ोन दें। रेस्ट इतनी एक्टिविटीज़ हैं, आपके प्ले डोज हैं, आपके पजल्स हैं, आपकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं आप जिसमें फिजिकली अपने बच्चे को इंडल्ज कर सकते हो। बिल्कुल, आप उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप उसका इंटेलेक्चुअलिज्म डेवलप कर रहे हो, आप उसको ग्रो करवा रहे हो, आप उसे सोशलाइज करवाओ डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ। फिर आप पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है टीन एज में, तो बच्चा जिद्दी भी होता है, एग्रेसिव भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो उन्हें ये होता है कि नहीं ये किसी दूसरी तरफ ना चल जाए, चलो मोबाइल दे देते हैं, घर पे रहेगा, गेम खेलेगा, हमारे सामने तो होगा। लेकिन हमें उस तरह के बच्चों के लिए भी मैं नहीं कहती कि आप बहुत जबर करें, लेकिन आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने देखे PUBG बंद की, जब इतनी एक्सट्रीम पे चीज चली गई तो बंद करना जरूरी था। बिल्कुल ऐसे ही तो आपको कोई ऐसी चीजें करनी चाहिए ना कि अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें कि आपकी ये टाइमलाइन है, इसमें ये हो सकता है, इसके अलावा दे रहे हो। एग्जैक्टली, आपको कोई हम लेकिन अभी गवर्नमेंट ने PUBG बंद की, लेकिन बच्चों ने या नौजवान नस्ल जो इसका खेल का शिकार है उन लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया कि उसको किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर एक चेक एंड बैलेंस भी घर पर होना चाहिए बच्चों के ऊपर, माँ बाप की तरफ से कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चीजें किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। पेरेंट्स को फ्रेंड जोन में भी रहना चाहिए और थोड़ा फर्म जोन में भी रहना चाहिए। मैं नहीं कहती कि स्ट्रिक्टनेस हो, मार पिटाई हो, डांट बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपके बच्चे के साथ आपकी ऐसी बॉन्डिंग जरूर होनी चाहिए कि जिसमें आप अपने बच्चे को अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल से डील कर रहे हो कि आप उसे अगर कुछ मना कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है उस बच्चे के लिए। वो एक्सप्लेन जब आप उसे करोगे तो देयर आर चांसेस वो अंडरस्टैंड भी करेगा। एग्जैक्टली। तो इस वजह से आपको अपने बच्चों के साथ इतनी बॉन्डिंग क्रिएट करनी चाहिए। मैं कल एक रिसर्च पढ़ रही थी, आज से 2010 या 11 की वो रिसर्च है। साउथ कोरिया में DSM एक हमारा मैनुअल होता है जो हर साइकोलॉजिस्ट, हर साइकाइट्रिस्ट यूज कर रहा होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है। तो 2013 में DSM-5 आया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल उसे हम कहते हैं। 2013 में जब वो आया तो उसमें लिखा हुआ था कि गेमिंग डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस पे और रिसर्चेस की जाए। फिर WHO ने 2017 में कहा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से डेथ्स भी हो रही हैं, इसकी वजह से सुसाइड भी हो रही है, इसके बहुत ब्रेन डैमेज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत इंक्रीज हो रही हैं। और साउथ कोरिया ने 2010 में, इससे बहुत पहले, अपने बच्चों के लिए जो ऐसी गेम्स थी उन्होंने रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए अपने जो 1 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चे थे उन पे बंद कर दिया। अच्छा। बैन कर दिया। वो किसी VPN के थ्रू, किसी जरिए के थ्रू वो गेम्स नहीं खेल सकते थे, स्पेशली PUBG टाइप जो गेम्स थी, जो एग्रेसिव गेम्स। ठीक है। और सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सिर्फ एक्सेस होती थी। अच्छा। और उसमें भी वो लोग अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि आप इतनी टाइमलाइन तक बच्चे को खेलने दें। तो हम लोग भी तो ये चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। और वो जब डिसऑर्डर आया ही नहीं था दुनिया में, तब से उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर दी। तो क्या सिर्फ गेम्स पे जिस तरह पाबंदी लग जाती है, सिर्फ क्या मसला यही है हल करने का इसका? देखें, जब बिल्कुल कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो बंद करना एक ऑप्शन होती है। मैं इस मामले में कहूंगी कि गवर्नमेंट बुरा नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, जब हम डेथ्स देख रहे हैं, डेथ्स देखना या सुसाइड देखना ये आम बात नहीं है, ये बहुत डेंजरस बात है। स्पेशली एक घर के कितने लोग मारे गए, कितने लोग वेंटिलेटर पे चले गए। बिल्कुल। तो उसके बाद तो अगर हम बंद नहीं करें, तो ये एक्सट्रीम केसेस के बाद भी अगर हम बंद नहीं करें, तो हम अपने बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके, आप किसी को भी मार सकते हो। तो ये एक अच्छा डिसीजन है आपका बंद कर देना। थोड़ा बहुत आपको फर्म होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कभी कभी बच्चे को लिटिल बिट पनिशमेंट या अवर्सिव स्टिमुलस देना पड़ता है कि वो अपना बुरा बिहेवियर छोड़ दे। लेकिन हम अभी हम कोरोना के अगर एग्जांपल ले लें तो कोरोना में ही हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने SOPs का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना है, लेकिन फिर भी कोई भी एहतियात करने को तैयार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हम बहुत बहादुर लोग हैं या लापरवाह लोग हैं? नहीं, बहादुर तो बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाह बहुत ज्यादा है। और मेरा ख्याल है कि हम पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकत भी कर जाते हैं। बहुत पढ़ लिख के हम सोचते हैं कि गैदरिंग करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब क्या हम मास्क पहन के गैदरिंग कर लेंगे? बिल्कुल। आपसे खुद से नहीं कंट्रोल हो रहा है। कुछ सोशल लोगों के लिए जो
एक्सट्रोवर्ट लोग थे, उनके लिए क्वारंटीन काटना, लॉकडाउन में रहना बहुत मुश्किल था। एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा लग रहा था हम सबको, जैसे एक परिंदे को आप पिंजरे में बंद करते हो फड़फड़ाता है, तो हम सब इंसानों को, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, ऐसे ही लगता है। तो इसका पर्पस ये है कि आपने अपने आप को सोशली एक्टिव करना है, तो आपके पास वर्चुअल इतनी चीजें हैं, आप प्रिकॉशंस तो लें। हम हमेशा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, व्हाइट है या ब्लैक है, ग्रे नहीं पहन सकते। एग्जैक्टली। तो ग्रे एरिया रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को ये बताना कि आपकी सेहत से बढ़ के दुनिया में कुछ। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना, जान है तो जहान है। एग्जैक्टली। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अबिहा शलूम हमारे साथ मौजूद है। अबिहा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आप लोगों ने भी ख्याल रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी चीज़ की वजह से मुतासर ना हो, वो चाहे कोई गेम्स हो, वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उससे परहेज करना ही बेहतर होता है। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, बाबरकत महीने की पुरनूर सायतें बड़ी तेज़ी के साथ गुजरती जा रही हैं, और आज माह रमज़ान का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत भी इख्तिताम पजीर होने जा रहे हैं। आज 20 रमज़ान है, और ये दिन तारीख़ इस्लाम में बहुत अहमियत का आमिल दिन है, क्योंकि 20 रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लामी लश्कर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ और बग़ैर जंग के मक्का फतह हुआ। अल्लाह के आखिरी नबी आज के दिन अपने इस आबाई शहर में फातेह की हैसियत से दाखिल हुए, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में निकलना पड़ा था, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, जहां पर मक्का की वसअतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग कर दी गई थी, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ करने से रोक दिया गया था। आज इस शहर में 12,000 के लश्कर के साथ फतह मुबीन की बिशारत लेकर ये अजीम कामिल और आखिरी नबी मक्का में दाखिल हुए। माह रमज़ान की पुरनूर साअतों को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी पुरनूर बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने से आज के हमारे जो मेहमान हैं, तलहा कादरी हैं और खतीजा फातिमा हैं। और तलहा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और खतीजा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप तलहा? जी अल्लाह पाक का करम है। खदीजा, आप ठीक है? जी अल्लाह पाक का करम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए तलहा, कितने साल के हैं आप? मैं 11 साल का हूँ। और कब से आप नात पढ़ रहे हैं? 5 इयर्स हो गए मुझे नात। 5 इयर्स हो गए आपको नात पढ़ते हुए, माशाल्लाह। और अभी आप 11 साल के हैं। खतीजा फातिमा, आप बताएं आप कितने साल की हैं? मैं 7 साल की हूँ। 7 साल की हैं। और कब से नात पढ़ रही हैं आप? 2 ईयर हो गए। 2 ईयर से आप नात पढ़ी हैं। भाई को देखकर शौक हुआ कि मैंने नात पढ़नी है? अच्छा, भाई को तो 5 साल हो गए, और आप और दोनों इकट्ठे ही नात पढ़ते हो? जी। और स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में हूँ। 6 में हो। और खतीजा, आप कौन सी क्लास में हो? 3 में हो। अच्छा जी, आजकल तो घर पे ही होंगे क्योंकि स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आप लोग? जी ठीक है। और खतीजा, आपकी भी हो रही होंगी। तो आज आप हमें पहली कौन सी नात सुनाने वाले हैं? बलगल उला बेकमाले ही। दोनों इकट्ठे सुनाओगे हमें? जी ठीक है जी, चलो। बलगल उला बेकमाले ही, बलगल उला बेकमाले ही, कशफ दुजा सुन जमियो के सारे ही, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े करम
और ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बिठा दिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बिठा दिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, और ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ आपके नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। करूँ आपके नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। तो करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मुझे खूब जान ले मंजिले, मुझे खूब जान ले मंजिले। ये शिकस्ता पा कोई और है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा है खदीजा, आपने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है। तलहा आपने भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पढ़ा है। अच्छा, दोनों बहन भाइयों, लड़ाई तो होती होगी घर पे? होती है खदीजा, होती है लड़ाई? कौन ज़्यादा लड़ता है दोनों में से? तलहा लड़ता है। तलहा, आप क्यों लड़ते हो खदीजा से? बात नहीं मानती? तंग करते हो ज़्यादा उसको? नहीं करते? वो कह रही है लड़ते हैं। लड़ता है? कौन सी बात पे ज़्यादा आपसे लड़ता है? लड़ाई किस बात पे ज्यादा होती है आप दोनों की? मामा को कह देना। मामा को कहते तो फिर नहीं लड़ता? मामा कह देना कि हाँ। इसकी शिकायत लगाई है, फिर लड़ने। अच्छा, फिर लड़ते हैं आके कि मामा से क्यों शिकायत लगाई है? ये तो बुरी बात है, वैसे नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा तलहा, आप मुकाबलों में भी हिस्सा लिया आपने? जी, स्कूल में थे तब मुकाबलों में हिस्सा लिया था, या वैसे भी हिस्सा लेते रहते हैं आप नात खानी में? मैंने तिलावत में हिस्सा लिया था। अच्छा, तिलावत में स्कूल की हिस्सा तरफ लिया से। ठीक है। और किसी से सीख रहे हैं भैया आप? जी। किससे सीख रहे हैं आप? पहले तो मैं एफजी के स्कूल में नहीं था। ठीक है। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में था। अच्छा, तब मुकाबले नहीं होते थे। ठीक है। तो तब मैं नहीं सीख रहा था। तो अच्छा। अब मैं एफजी के स्कूल में हूँ, इसकी वजह से अब मुझे सीखना पड़ रहा है। सीखना पड़ रहा है। और अब आप? क्योंकि स्कूल की तरफ से मैं मुकाबलों में जाता हूँ। अच्छा, स्कूल की तरफ से मुकाबलों में जाते हो आप? जी। हाँ, ठीक है। तो अभी आप हमें कौन सी नात सुनाने वाले हो दोबारा? पहले आप सुनाओगे तलहा या पहले खतीजा सुनाएगी?
खदीजा आप सुनाएंगी, कौन सी नात सुनाएंगे आप? नबी का जिक्र। ठीक है दी, स्टार्ट कर। नबी का जिक्र है, खुदा का जिक्र है, नबी की बात है, खुदा की बात है नबी का जिक्र है, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, नबी का हाथ है, खुदा का हाथ है, नबी का जिक्र है, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद, हम पे ऐसी अता है नबी की, भूल जाएंगे कैसे, हमको खतरे डराएंगे कैसे, पास आएंगे कैसे, आंखें नम नहीं आका कोई गम नहीं, आंखें नम नहीं आका कोई भी नहीं, करा हजूर का हमारे साथ है नबी का जिक्र ही, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत खदीजा आपने नात पढ़ी है। अब तलहा आप भी हमें सुनाएंगे नात? जी चलो सुनाएंगे। ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है, ये दुनिया एक समुंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है, ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में, ज़माना धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में, अरे दुनिया जल के बुझ जाती, ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है, हाँ शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का, शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का, वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है, वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आप दोनों ने नात पढ़ी है। तलहा आपने भी और खदीजा फातिमा आपने भी। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत आप दोनों की आवाज़ है। लेकिन जाते जाते आप दोनों ने एक और हम लोगों को नात सुनानी है। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते तलहा से और खदीजा फातिमा से एक और नात सुनते हैं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो
जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, जो हक में